मनाने का आनंद तब आता है जब आपके साथ कंपनी ऐसी ज़बरदस्त हो, और कंपनी भी वो जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ ये कुछ बात हुई। आज मैं आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक साथ, जिन्होंने 1, 2, 10, 20, 25 नहीं, पूरी 230 दिवाली मनाने का अनुभव अपने साथ में रखा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 230 दिवाली का अनुभव, और ये अनुभव आपके काम आएगा अब से लेकर अगली दिवाली तक। हमारी इस खास सीरीज मार्केट की आउटलुक को लेकर, ये दिवाली डबल डिमांड वाली। तो आइए मुलाकात करवाता हूँ। सिंगापुर से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं समीर अरोरा सर, और हमारे साथ स्टूडियो में है इस वक्त मधु केला सर, नीलेश भाई, नीलेश शाह साहब, और साथ ही सुनील सिंघानिया साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेहरे तो मुस्कुराते हुए लग रहे हैं आप सबके दिवाली पे। थैंक यू। आपको और आपकी पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत। तो मधु सर ये बताइए, ये मुस्कुराते हुए चेहरे कैमरे की वजह से है, मार्केट की वजह से है, इकोनॉमी की वजह से है, या फिर इंटरव्यू है तो मुस्कुराना तो पड़ता ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बोला, एक तो कंपनी की वजह से है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। ऐसे 4 यार कहाँ मिलते हैं एक साथ? हमेशा नहीं। ऑफ कोर्स मार्केट वाले का चेहरा तभी मुस्कुराहट में हो सकता है जब मार्केट ठीक हो, राइट? बिल्कुल। सो आई थिंक मार्केट्स बाय एंड लार्ज अनिल भाई अच्छे रहे। पिछला साल अगर देखा जाए तो इवन तो ऐसा लगता है कि निफ्टी में रिटर्न नहीं बना, पर बिलो द लाइन काफ़ी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है। एक्चुअली मैं डेटा देख रहा था अनिल भाई, 1000 अगर टॉप कंपनियां लें अपन जी, तो उसमें से 200 कंपनियों में इस साल के ये 6 महीने के अंदर 20% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। जबकि मिड कैप इंडेक्स मोटा मोटी वहीं पे है। निफ्टी तो डाउन होगा 1-2%, बट देर आर मोर देन 200 कंपनीज जहाँ 20% से ज़्यादा इजाफा है। वो जो नंबर है, अगर 3 महीने का मैं लूँ तो 300 कंपनियों में 20% से ज़्यादा का इजाफा है। ओके। तो देखा जाए तो मार्केट ना, कंसीडरिंग कि पूरी दुनिया इतनी मंदी में है, सब जगह रिसेशन, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस, करेंसी, बॉन्ड, जो कुछ मैक्रो में रॉन्ग हो सकता है वो रॉन्ग हो रहा है, या मार्केट को उस सब्जेक्ट के लिए घबराहट है। पर अगर ब्रॉडर मार्केट को देखो तो ये अपने को और कोई दूसरा ही संकेत दे रहा है इंडिया के लिए। परफेक्ट। नीलेश भाई क्या कहेंगे कि साल बुरा नहीं रहा पिछली दिवाली से इस दिवाली तक? अगर हम नीचे नहीं हैं, ज़्यादा गिरे नहीं हैं, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। डेफिनेटली अनिल भाई, एक क्या आप बाहर वालों से कंपेयर करिए तो एक सुपर रीन की एडवर्टाइजमेंट थी, इसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। बाकी लोगों की कमीज के ऊपर तो काले धब्बे लग गए, हमारी शर्ट आज भी सफ़ेद दिख रही है। क्या बात है, वाह। तो औरों के सामने हमारी जो ग्रोथ है, जो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। बट अगले साल भी कश्मकश तो चालू रहेगी। एकदम दिवाली की तरह का ही माहौल रहेगा, अंत में सेलिब्रेशन जरूर होगा, बट बीच बीच में फटाके फूटते रहेंगे। बिल्कुल। तो उन पटाखों की सावधानी रखनी है। और चूंकि बात आप कह रहे हैं कि दूसरों की कमी थोड़ी कम सफ़ेद है, हमारी ज़्यादा है। दूसरों से मतलब वही जो बाहर हैं, हिंदुस्तान के बाहर हमारे समीर सर हैं ही। और समीर सर आप नहीं, हम तो समीर भाई को हमारे आदमी गिनते हैं। नहीं, हमारे ही है, बाहर वाले नहीं गिनते हैं। नहीं, हमारे ही है, 100% हमारे ही, लेकिन उनको रखा ही वहाँ पर। वो तो फिर इंडियन ही हो गया। तो समीर सर को रखा ही सिंगापुर में इसीलिए, ताकि समीर सर सब पे नजर रख सके। तो समीर सर की वैसे भी शर्ट लाल है, पिंक एकदम पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ। तो समीर सर, बाहर के मुकाबले में हमारी कमीज वाकई में ज़्यादा सफ़ेद और अच्छी चमक रही है? बिल्कुल चमक रही है, लेकिन पहले एक बात समझनी चाहिए कि ये नहीं कहना चाहिए कि खाली रिलेटिवली हमने परफॉर्म किया है, क्योंकि कहने का मतलब होता है कि अगर दूसरी मार्केट कंपाउंडिंग अगर आप करेंगे तो जब नेगेटिव ईयर्स में आप कम गिरोगे तो ओवर लॉन्ग पीरियड आपके रिटर्न बाय डेफिनेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर यूएस मार्केट 100 रुपए से 70 रुपए हो गई, मतलब 30% डाउन, तो उनको 40% रिटर्न चाहिए जस्ट टू गेट बैक टू 100। हमारा अगर आप डॉलर में भी गिने तो 100 के हो गए 90, तो आप 10-11% में ही वापस पहुंच सकते हैं। इसी चीज से कंपाउंडिंग बनती है कि आप अच्छी मार्केट में तो अच्छा करें, लेकिन बुरी मार्केट में कम गिरे। तो इसने तो बहुत हेल्प की है सारे इन्वेस्टर्स की बाय फॉलिंग लेस। और ये भी अगर देखो कि पिछले 2 साल बड़े अच्छे थे,
तो 2 साल अच्छे के बाद अगर आप प्लस माइनस जीरो रुपी टर्म्स में निकल गए और 1 साल निकल गया और वो साल ऐसा जो सारे वर्ल्ड के लिए बड़ा खराब है, तो इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब क्या है कि एब्सोल्यूट में बनाने के लिए वर्ल्ड को भी थोड़ा स्टॉप सेटल करना है, इन द सेंस कि यूएस मार्केट जो है अगर हर वक्त गिरती रहे या वॉलेटिलिटी बड़ी हाई हो, तो इंडिया के लिए ये पोजीशन ठीक है कि हम अब जा नहीं बढ़ नहीं रहे लेकिन गिर नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 महीने में यूएस मार्केट जो है वो सेटल हो जाएगी, क्योंकि उनके अभी 3 और इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने हैं, एक नवंबर में, एक दिसंबर में, मोस्टली एक जैन में, और उसके बाद उनका भी पॉज होगा। तो उसके बाद वो बड़े मार्केट या ना बढ़े, बट रोज रोज उसका गिरने का काम खत्म हो जाएगा, तब इंडिया कैन डू वेल इन एब्सोल्यूट। सुनील सर, आप तो इतने सालों से फंड मैनेजमेंट करते हैं, वजह क्या लगती है? एक, चूँकि हमारा रिटेल का पैसा काफ़ी अच्छा आ रहा है, मार्केट टिका हुआ है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि इकोनॉमी बढ़िया है, या वाकई में इकोनॉमी बढ़िया है और इसलिए पैसा आ रहा है और मार्केट टिके हुए हैं? तो दोनों में से ज़्यादा सही फैक्टर क्या है? नहीं, देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे समीर भाई ने कहा, लास्ट 1 साल अगर आप देखिए इतने इवेंट हो गए, यू नो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इतने सारे कंट्री कभी इन्वॉल्व हुए नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। चाइना में भी इशू हुआ, इंटरेस्ट रेट्स भी इतने फास्ट जो कभी नहीं बढ़े वो बढ़े हैं, इन्फ्लेशन का भी रहा, उसके बाद भी हमारा मार्केट स्टेबल है। वो सिर्फ किसी के खरीदने या बेचने से नहीं होता है, अनलेस इनहेरेंटली अगर कुछ स्ट्रेंथ नहीं हो ना, तो ये बाज़ार ऐसे टिक नहीं सकता है। ऑब्वियसली रिटेल का पैसा आ रहा है, वो सब हेल्प करता है, बट इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखिए। अब अभी IF ने 4-5 दिन पहले ही अपना रिवाइज़ किया था प्रोजेक्शन, इंडिया का थोड़ा GDP काटा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिए 2023 में एक ही देश है जो 6% से ज़्यादा बढ़ेगा पूरी दुनिया में। आई थिंक वो बहुत क्लियर है, अपनी इकोनॉमी 80-82% डोमेस्टिक है। तो प्रॉब्लम है थोड़ा ओवरसीज़ में, उसमें भी इंडिया अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ चाइना +1 या जो भी इनहेरेंट जो है, बट जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो तो थ्राइविंग है। हम प्रोग्राम के पहले बात कर ही रहे थे कि जहाँ जाओ वहाँ भीड़ है, प्लेन की टिकटें नहीं मिल रही है, मॉल फुल है। आप कोई भी कंपनी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ जिसका फोकस है, आप पूछिए, आप सितंबर के बाद में ऐसी जो ग्रोथ है कभी देखी नहीं गई। अभी तक जो कंपनियों के नतीजे आए हैं, सब ने प्री कोविड से अपने आप को कंपेयर किया है और बाय एंड लार्ज सब जगह ग्रोथ है। तो आई थिंक इनहेरेंट ग्रोथ के बिना बाजार टिकना बहुत मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम, जैसे समीर भाई ने कहा कि ग्लोबल मार्केट अगर स्टेबल होगा तो इंडिया में अच्छी तेज़ी आएगी, बट ग्लोबल मार्केट भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ सब देश आजकल कनेक्टेड हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ मिक्स, इकोनॉमी डूइंग वेरी वेल एंड ऑब्वियसली रिटेल तो हेड्स ऑफ, जो उन्होंने सामना किया है। पहले जो गोरों का हमें जो खौफ था वो निकल गया है, अभी कोई फिगर देखता भी नहीं है। पहले आपका भी प्रोग्राम सुबह सुबह शुरू होता था कि भाई गोरे ने बेचा है तो आज ट्रेंड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सब खत्म हो गया। बिकॉज आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स है मैच्योर्ड, उन्होंने देखा है कि अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट करते रहो, आपका रिटर्न बनता ही बनता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो तो नीलेश भाई हमेशा बोलते हैं ना कि एक ज़माना था जब रोज़ सुबह ये प्रार्थना करते थे, प्रभु आज किसी गोरे को बेचने के लिए मत भेजना, और आजकल नीलेश भाई कहते हैं, हे प्रभु गोरे से माल बिको, यही है ना, खरीदने का मौका मिले। अगर वो बेचेंगे नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है, हाइपोथेटिकल क्या हो गई, आप हम सब अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे ज़रूर कि जब हमारे तो लोग ले ही रहे हैं, आप जैसे फंड मैनेजर्स पैसा लगा ही रहे हैं, जिस दिन FIs वापस आएंगे दोनों तरफ से, लोकल और ग्लोबल पैसा एक साथ आए, तब क्या होगा नीलेश भाई? सो हमने जो जुलाई और अगस्त 22 में देखा वही होगा। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा, मार्केट 18.5 से 15,200 आ गई। जुलाई और अगस्त में उन्होंने कुछ $7 बिलियन का माल खरीदा, मार्केट वापस 18,000 पे आ गई। दुनिया भर की इमर्जिंग मार्केट में एंट्री इजी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, एग्जिट में मुश्किल ही है। करेक्ट। भारत एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे एग्जिट इजी है, 35 बिलियन लेके जाना है, आराम से लेके जाइए। एंट्री डिफ़िकल्ट है, 7 बिलियन खरीदना है तो मार्केट 15-20% ऊपर चली जाएगी। एंड ये तो हम ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं, ऐसे कई ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिन्होंने कभी IPO के बाद नया इश्यू ही नहीं किया। इसमें अगर आप बेच देंगे तो ज़िंदगी भर वापस नहीं खरीद पाएंगे। मतलब भाई क्या बदल गया है मार्केट में? एक ज़माना होता था जब FIs बेचने आते थे मार्केट गिर जाता था, या रिटेल बहुत ओवरबोट हो जाए तो ऐसा लगता था अब मार्केट गया काम से।
अब वो सिचुएशन ही बदल रही है। हमारे रिटेल के खरीदने से या एफआईज के बेचने से घटता नहीं है, करेक्ट। दुनिया भर में ख़राब हो तो लोग ये लगता है कि आज गैप से खुलेगा तो हमें लेना है, ये दूसरी चीज़ होने लगी है। तीसरा ये कि हमेशा बॉटम तब बनता था कि जब कैपिचुलेशन हो जाए, मतलब लीवरेज पोजीशन बहुत ज़ोर से फूटे घटे, ये भी नहीं दिखता आजकल। तो इतने सालों में, 30-35 सालों में जो पढ़ा समझा वो तो इस साल कुछ काम ही नहीं आ रहा। वही तो है ना अनिल भाई, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट इन द मार्केट सर। जैसे ना कि कोई चीज़ हिस्ट्री में आप रेफरेंस करके ले सकते हो, बट आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करके अगर चलोगे तो यू विल ऑलवेज बी बिहाइंड। राइट। अगर आप देखोगे ना, मुझे ये लगता है कि मैं भी अभी लंदन गया था, अभी सुनील से भी बात कर रहा था, ये भी अभी अमेरिका जाके आया। अभी ना पहले सिर्फ बातें हो रही थी इंडिया की, अब रियल में लोगों को इंटरेस्ट है और भरोसा है। अब भरोसा है। जब और अभी इंडिया में डाला किसने पैसा? भाई हम लोग बोल रहे हैं कि ये गोरे बेच के चले गए। लेट्स लुक एट इट इन द कॉन्टेक्स्ट। टोटल मार्केट का वर्ल्ड का गिव और टेक अभी भी 9500 ट्रिलियन डॉलर है, राइट। उसमें से गोरे का जो पीक एक्सपोजर था वो करीब 650 बिलियन डॉलर था, राइट। उसमें से उन्होंने बेचा 30-35 बिलियन डॉलर। प्राइमरी मार्केट में 15-20 बिलियन डॉलर आ गया, तो उन्होंने 15-20 बिलियन डॉलर का ही माल नेट इंडिया से बेचा है, विच इज रफली 2.5% ऑफ देयर ओवरऑल होल्डिंग। तो ये नंबर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो बड़े दिखते हैं कि 2.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया, पर एब्सोल्यूट टर्म में उन्होंने सिर्फ एक परसेंटेज बेचा है, राइट। तो मुझे लगता है इंडिया में अभी रिटेल इन्वेस्टर जो हंगरी था इतने साल से, जो एडिक्वेटली एक्सपोज नहीं है इक्विटी में, वो एक्सपोजर अभी रिटेल का बढ़ रहा है। और अनिल भाई ये अभी भी शुरुआत है। अभी आप देखो, अगर एब्सोल्यूट सेविंग का कितना परसेंटेज लोगों ने इक्विटी में डाला है, 5%, 6%। बस इक्विटी का रिटर्न ओवर द इयर्स ऑफ लास्ट 25 ईयर्स प्रूवन है कि इक्विटी रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा होगा। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन हो गया इस बारी अनिल भाई। एक इंडिया में वाइडर रिकॉग्निजेशन कि अगर घटेगा तो हमको लेना है। लंदन जाने के पहले मैंने एक अच्छा रिसर्च किया। मैंने देखा टॉप 25 जो शाने से शाने इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड में, उनका इंडिया में क्या, दुनिया में वॉरेन बफे ले लो, चार्ली मंगल ले लो, पूरी दुनिया के सब शाने को ले लो। मैंने देखा उनका एक्सपोजर अभी इंडिया में कितने हैं, हार्डली एनीथिंग। अच्छा, नॉट इवन 0.5% ऑफ देयर ओवरऑल कंबाइंड पोर्टफोलियो। तो भी तो सब शाने ही नहीं आए यहाँ पे। तो अगर आप ये भी हो सकता है। समीर सर कुछ कह रहे हैं। जी समीर सर। मैं कह रहा हूँ शायद वो सियाने हैं ही नहीं, या पता लगा है। क्या बात है। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज डूइंग वेल, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट सिग्निफिकेंटली डिलीवरेज लास्ट 2-3 साल के अंदर। एक लोगों के मन में ये डर कि अभी बैंकों से पैसा लेना बहुत केयरफुली लेना है, नहीं तो जेल जाने का खतरा है। 50-100 आदमी ऑलरेडी जेल में बैठे हुए हैं। तो क्रेडिट कल्चर का इम्प्रूव होना, राइट। दूसरा इकोनॉमी कंसोलिडेशन होना, बहुत सारी कंपनियों हर जगह पे कंपटीशन खत्म हो गए। तो भाई अगर आप देखोगे ना, रियलिटी मार्केट इज व्हाट इज सेइंग, ये जो मैं आपको बोला पहले स्टार्टिंग में कि डेप्थ अगर मार्केट का देखें 200-300 कंपनियां अच्छा कर रही है। अब वो पटाखे वाली कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, अच्छी कंपनी जहाँ अच्छा कंपनी अच्छा कर रही है, जहाँ रियल परफॉर्मेंस है ना, वही स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्टेड है। तो समीर सर ये इस बार कह सकते हैं कि इस बार ये थोड़ी क्वालिटी वाली तेजी है, मतलब नहीं तो जनरली हर बार तेजी में ये सोचता है कि कौन चला रहा है, इस बार पीछे कौन है, जोकी कौन है, भगाने वाला कौन है। मतलब पहली बार ऐसा सस्टेन बड़ा बुल रन जो दिख रहा है जहाँ पर खाली कंपनियाँ अपनी परफॉर्मेंस के दम पर चल रही है। करेक्ट, नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है। और बिफोर दैट ये मधु जो बात कर रहे थे कि ये जो इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो अगर आप देखें लास्ट 25 सालों में इंडियन मार्केट ने डॉलर टर्म में वॉरेन बफेट को भी बीट किया, हमारे इंडेक्स ने। और अगर आपने पढ़ा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी आई थिंक मेरिल लिंच की, बैंक ऑफ अमेरिका की, कि 1992 से चाइना इंडेक्स में आया MSCI इमर्जिंग मार्केट में, और 92 से आज तक नेगेटिव रिटर्न है। तो मैं ये कहता हूँ, जो मैंने अपने लेटर में भी लिखा था, कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है कि जो अपने किडनैपर के साथ उसकी सिंपैथी हो जाती है, क्योंकि फंस चुके होते हैं, उनके साथ कई महीने या टाइम निकाला होता है, तो उनकी तरफ हो जाते हैं। तो अब ये जो लोग चाइना और ये सब कर रहे हैं, जब 30 साल से रिटर्न नहीं बना, फिर आप किसी टाइम पे हर इन्वेस्टर की कोई पेशेंस होती है, और जब वो देख रहे हैं कि इंडिया में
10% के करीब डॉलर रिटर्न बना है 25 सालों में, हायर देन यूएस मार्केट, हायर देन मिस्टर बफेट। तो ये हल्के हल्के विन हो रहे हैं। और एक और बात है कि इन्वेस्टर्स ने जो एफआई ने बेचा, लेकिन एफआई इन्वेस्टर के पीछे जो इन्वेस्टर है वो कौन है? वो है सॉवरेन फंड या एंडाउमेंट या फैमिली ऑफिस या रिच इंडिविजुअल। वही लोग प्राइवेट इक्विटी में और वीसी में तो इंडिया में डाल रहे हैं। तो इंडिया में तो किसी ने छोड़ा नहीं है। इट इज जस्ट कि उन्होंने इस साल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ यूएस रेट्स वो किया कि भाई पब्लिक मार्केट से निकलने की कोशिश की, वो जो भी 2.5-3%, तो इन्होंने वापस आना ही है। और अगर इंडियंस ने इस दौरान 30 बिलियन के उनके शेयर अब्सॉर्ब किए हैं, तो जब वो वापस आएंगे कोई मतलब ही नहीं है उनको इजीली देने का। मैं वो बोलता हूँ ऑल द मैं भी एफआई हूँ क्योंकि मैंने नहीं बेचे। तो, क्योंकि इंडिया की आउट परफॉर्मेंस से ही, और अगर कोई रिडेम्पशन हो रही है फंड में तो कोई कह सकता है कि इसमें ज्यादा पैसे बन गए, तो इस सेलिंग को तो मैं सीरियसली नहीं लेता। सीरियस इन द सेंस कि ये आगे के सालों के बारे में कुछ नहीं बताते। और अगर आपने मेरी हालत देखनी है तो मैं 25 सालों से एफआई था और अब मैं भी डेस्परेटली डीआई बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे पता लगता है कि समीर सर मोस्ट वेलकम। मैं तो आपको पहले भी बोलता था, बीच में वो जब बजट के दिन भी बात हुई, मैंने कहा कि अब तो वो सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे फंड मेजर्स पे कि आपको वहाँ बैठ के करना है, यहाँ बैठ के करना, वो सब हटा। वो तो यहीं से ठीक नहीं, यहाँ से हो जाएगा। अब तो आ जाओ, इतना आगे ना ले जाओ। नहीं, अगली दिवाली तो यही साथ में बैठकर हम शो करें, उसका आनंद ही अलग है। लेकिन वो कर सकते हैं। बिल्कुल। सुनील जी, जो फर्स्ट टाइम हमें ना मुझे लगता है कि दिवाली पे हम वाकई में एक ऐसी ताकत की बात करें जो कभी नहीं, रिटेल। अब 1.5-2 साल में सारे काफ़ी नए अभिमन्यु आए हैं, कुरुक्षेत्र में उतरे हैं अभी। अब ये बताएं कि अभी तक तो इन्होंने कहीं कोई ख़राब माहौल देखा नहीं है, कोई छोटे मोटे करेक्शन आ जाए अलग बात है। हमें भी ग्लोबली पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है। ये पैसा बना रहेगा या पिछले बार के हर बार के एक्सपीरियंस की तरह रिटेल का पैसा निकलने का डर है? सो फ्यू थिंग्स। एक तो आई थिंक ये जो ऑप्शंस में जो इतना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है वो थोड़ा एक कंसर्निंग है। और आप कोई भी ब्रोकिंग कंपनी है, जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी जो रिटेल को केटर करती हैं, अगर आप उनसे बात करो 95% ऑफ द वॉल्यूम उनका है ना ऑप्शन की तरफ चला गया है। तो पूरा सट्टे का वॉल्यूम है। और मुझे नहीं लगता है उसमें से 1-2% से ज़्यादा लोग कमा पाते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज पूरा ब्रोकिंग पूल देखिए, साल भर का ब्रोकरेज 10,000 करोड़ का ब्रोकरेज है। वो तो किसी की ना किसी की जेब से जा रहा है, जो कमा रहा है, जो गवा रहा है, तो उतना तो पक्का लॉस है। उतना तो पक्का। और फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी है जो थोड़ा बहुत कमाते होंगे। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज सुनील मेरी तरफ देख के नहीं, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल इन्वेस्टर थोड़ा बहुत कमाते होंगे। तो आई थिंक ये ऑप्शन वाला जो है ना वो थोड़ा एक कंसर्निंग है। दूसरा, आजकल है ना ये जो छोटी छोटी कंपनियों में है ना, ऐसे ग्रुप बना के शेयर ले लेते हैं, फिर ट्विटर पे रिसर्च डाल देते हैं, ये कर देते हैं और 2-3-4 सर्किट लग जाते हैं। आई थिंक वो एक कंसर्निंग है। अभी जो एसएमई में जो हो रहा है, मैं देख रहा था 8, 9, 10, 15 इशू एक साथ में आ रहे हैं, एक साथ में सब रिलीज हो रहे हैं और सर्किट पे सर्किट चल रहे हैं। तो आई थिंक वो छोटा छोटा पैसा जा रहा है, बट किसी का ना किसी का नुकसान हो रहा है। तो मार्केट के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि इस टाइम है ना करोड़ों लोग छोटा छोटा धन लेके बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव ये भी है कि आप अगर एसआईपी का फ्लो देखिए, नंबर ऑफ एसआईपीज देखिए, ऑल टाइम हाई है। आज एसआईपी बुक महीने की 15,000 करोड़ हो गई है। मानी वो तो पैसा बहुत सुलझे हुए लोगों का है, जिनको पता है कि मुझे ये 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल, जो उनका जो टारगेट है कि किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी को घर के लिए, किसी को रिटायरमेंट के लिए जो पैसा बचा रहे हैं, इट इज़ अ बिग अमाउंट। 15,000 मानी $2 बिलियन हर महीने, $24 बिलियन का तो क्लियर विजिबिलिटी है, प्लस हो रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सस्टेनेबल। और ये 25-30 साल में जो मेच्योरिटी इन्वेस्टर की आई है ना, वो बहुत ही फिनोमिनल है। तो अभी जैसे इस साल लोगों का पैसा नहीं बना, तो ऐसा लोगों में हाई तोबा नहीं है, गुस्सा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि भाई ठीक है 2 साल में 2-3 गुना हो गया, अभी 1 साल नहीं भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बने रही है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। एक चीज ऑन द एफआई फ्रंट, क्योंकि मैं भी अभी काफी लोगों से मिलके आया है, इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास क्रिएट किया हुआ था, इमर्जिंग मार्केट फंड। तो जस्ट टू हाईलाइट अगेन, 10 साल में इमर्जिंग मार्केट फंड ने भी नेगेटिव रिटर्न दिए। इंडिया डॉलर टर्म्स में डबल हो गया ऑलमोस्ट, डिस्पाइट द रीसेंट फॉल इन थिंग। करेक्ट।
और जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उसका या तो इमर्जिंग मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट था या तो मैक्सिमम चाइना फंड में इन्वेस्टमेंट था। आई थिंक दैट इज़ वेयर थिंग्स आर चेंजिंग। अभी इंडिया उभर के आ रहा है कि अगर कोई इमर्जिंग मार्केट में फंड में डाल के कुछ पैसा फ़ायदा नहीं है, यू हैव टू सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज एंड आई थिंक इंडिया देयर इज़ कमिंग आउट क्वाइट थिंग। तो आई थिंक थोड़ा स्ट्रक्चरल ग्लोबल इन्वेस्टर की तरफ से भी नेक्स्ट 3-4 महीने में आपको पक्का दिखेगा। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग एट इट। नया एलोकेशन जब ये आएगा नवंबर से जनवरी फरवरी के बीच में, वेरी वेरी श्योर दैट इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स विल कम। तो मतलब आप कह रहे हैं हम 3-4 महीने ही निकालने ना? नहीं, लेकिन खाली एक कैवियट है उसमें, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज भी बहुत ही रिसोर्सफुल है। वो कोई आता है ना पैसा लेके तो बोले मैं ही दे देता हूँ, आप बाजार से मत खरीदिए। तो दैट इज व्हाट ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन नीलेश भाई फिर इस हिसाब से क्या है, जो भी समस्या तो खाली ग्लोबल ही दिख रही है, राइट? तो क्या 3-4 महीने 6 महीने शांति से निकालेंगे अब से लेकर दिसंबर जनवरी या मार्च तक, तो फिर हम ग्लोबल समस्याओं से भी दूर हो जाएंगे, कम हो जाएगी, ये उम्मीद करनी चाहिए? नहीं अनिल भाई, मेरे हिसाब से पूरा अगले साल ग्लोबल समस्याएं चलती रहेगी। अच्छा। कुछ कम होगी, कुछ ज़्यादा होगी। यूक्रेन वॉर कहाँ ख़त्म होगा, कब तक चलेगा, किसी को पता नहीं। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो जाते थे जापान पहुँच गए, चीन उस तरह डांस कर रहे हैं, तो वो कब ख़त्म होगा, कब चालू होगा, पता नहीं। मेरे हिसाब से एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जब भी करेक्शन आए मार्केट में ख़रीदारी करते रहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे सुनील ने बताया, कोई साल ऐसा है जिसमें 3 साल का पैसा बन जाएगा, कोई साल ऐसा है जिसमें शायद पैसा नहीं बने, बट ओवरऑल अगर आप देख लें तो हम लोगों को पैसा बना के दे देंगे। दिवाली से दिवाली तक इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बाजार के 4 जाने माने दिग्गज हैं हमारे साथ और हम बता रहे हैं आपको दिवाली से लेकर दिवाली तक बाजार का आउटलुक। मधु केला सर, नीलेश शाह साहब, सुनील सिंघानिया साहब और समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। समीर सर, आप सिंगापुर में हैं और ग्लोबल मार्केट्स पे हम ऐसा समझते हैं कि ज़्यादा नज़दीक से नज़र रखते हैं। अब 35% नैस्डैक नीचे आ गया, 25% आपका डाउन नीचे, और कितना गिराना है? मतलब हो गया ना अभी भी और गिरना बाकी है अमेरिका? दैट्स व्हाट आई थिंक, मेरे हिसाब से 2-3 महीने में हो गया गिरना। उसमें सिंपल आप ये देख सकते हैं कि अगर आप टाइप करें गूगल में कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बेयर मार्केट, पहले एवरेज की बात करें तो वो आएगा करीब 300 डेज। अगर आपको एवरेज फॉल इन यूएस बेयर मार्केट की कितना गिरता है, वो आता है करीब 32-33%। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं S&P 25 गिरा है लेकिन नैस्डैक 35 गिरा है, जो भी मोटा माटी आप उस रेंज में आ गए हैं। ऑल्सो अगर आप देखें, बड़ी रेयरली 2-3 साल तक बेयर मार्केट चलती है यूएस में। जो मैंने लास्ट 25 साल जब से मैं फंड मैनेजर बना हूं, खाली 2 साल में नेगेटिव रिटर्न्स कंसेक्यूटिवली हुए, 2000 और 2001 में। ओके। वरना 2 साल भी नेगेटिव रिटर्न इकट्ठे नहीं हुए। और 2001 में आप कह सकते हो कि वो थोड़ा ठीक हो रहा था और फिर सितंबर 11 आने से फिर गिर गई। तो उसके बाद आप देखो 2002-3 से कितने बने। तो अगर आपके 1 साल में नहीं बनेंगे तो दूसरे साल में बन जाएंगे। घूम फिर के इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल रिटर्न आप 10 साल देख लो, 15 साल देख लो, 25 साल देख लो, वो मोटा माटी 14% पर एनम आया एक्चुअल। किसी भी एंगल से ले वो जस्टिफाई हो सकता है कि आगे भी होना चाहिए इस रेंज में मोटा माटी। तो सर आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप यहाँ इंडिया में पैसा लगाएं या अमेरिका में लगाएं। तो मजबूत और महंगे इंडियन मार्केट्स में लगाएंगे इस वक्त पैसा, या सस्ते और थोड़े डाइसी जो अमेरिकन मार्केट से कहाँ लगाएंगे? तो पहली बात है, इंडिया को यूएस से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपटीशन है कि चाइना के बुरे हाल है। अच्छा। और चाइना और इंडिया एक ही बास्केट में होते हैं, जिसमें चाइना का वेट है करीब 30% और इंडिया का आजकल हो गया अराउंड 14-15%। मुझे नहीं लगता कि चाइना को पूरे 30% वेट न्यू मनी में मिलना चाहिए। उसमें अगर 2-4% भी कम हो गया, वो कोरिया, ताइवान वगैरह नहीं जाएगा, वो इंडिया ही आएगा। सेकेंडली, यूरोप का भी काफी स्लो डाउन है। तो यूएस से हम एक मिनट में क्यों करें? अगर यूएस ठीक हो जाता है हमारे लिए भी बेटर है। बट यूएस मार्केट वैसे मुझे लगता है बड़ी अच्छी है, आज नहीं बट प्लस माइनस अ फ्यू मंथ को यूएस के स्टॉक्स भी अच्छे हैं। बेसिकली 2 मार्केट अच्छी होती है, यूएस और इंडिया मेरे हिसाब से। ओके, यूएस इंडिया दोनों अच्छे हैं, एक भाव से अच्छा है और एक भावनाओं से अच्छा है, तो दोनों मार्केट ठीक है। हाँ, एक में भाव बहुत अच्छे होंगे और एक का सेंटीमेंट बहुत है। तो मधु भाई,
अब एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि भाई इस दिवाली से अगली दिवाली तक हम मार्केट में ऊपर होंगे, नीचे होंगे, या फ्लैट 2-3-4%, 5% ऊपर नीचे इस रेंज में रहेंगे? अनिल भाई, उसके पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं ना, कि ये सब नॉइज में अपने को करना क्या है। ये वेरिएबल तो कभी कोई ग्लोबल चलेगा, कभी लोकल चलेगा, हमको तो पैसा बनाना है, बराबर ना। तो हम जितनी एनालिसिस करेंगे उतना पैरालिसिस होगा। कि आपको बोलो अमेरिका का बाजार समझूंगा, यूरोप का बाजार समझूंगा, कभी यूक्रेन समझूंगा, कभी ताइवान समझूंगा, कुछ भी समझूंगा, मेरा ध्यान बहुत क्लियर है। ये सब नॉइज में आपको ध्यान देना कि आपको लेना क्या है। करेक्ट। बिकॉज ये तो पक्का इंडिया में इंटरेस्ट है, लोकल का भी इंटरेस्ट है, लॉन्गर टर्म घोड़े का भी इंटरेस्ट है। ये पक्का है कि ये इकोनॉमी अगले 5, 10, 15 साल तक के अच्छा करेगी। किसी साल 6% ग्रोथ होगा, एक्सुबरेंट होगा तो 8% ग्रोथ होगा। पर ये सब नॉइज में अपना ध्यान आप बना के रखो कि लेना है करके। दूसरा एक बहुत बड़ी जो मिथ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडियन बाजार महंगे हैं। मैं बोल रहा हूँ अनिल भाई, आई चैलेंज दिस कि 12 महीने के पर्सपेक्टिव से महंगे हैं, पर यहाँ पे 3-4 साल की अर्निंग सर्टेनिटी है। आपको लगता है HSBC बैंक 0.4 टाइम पे है, यहाँ पे ICICI बैंक 2 टाइम पे। ICICI बैंक में हमको पता है 15% ग्रोथ आएगी या 25 आएगी, पर ग्रोथ आना सर्टेनिटी है। आपको HSBC बैंक का पता है कि ग्रोथ पक्का आएगी करके? ना, नहीं, हमको नहीं पता है ना कि इतना ग्लोबल है, कहाँ पे क्या होगा, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इफ आई टेक a 3-4 year view, then markets are not that expensive. If you take a 12-month view, because certainty is there. तो मैं बोल रहा हूँ अपना ध्यान रखो, जो आपको शेयर समझ में आते हैं, जो आपको सेक्टर समझ में आते हैं, आप अपना ध्यान से लिस्ट बना के रखो। और ये सब वोलेटिलिटी में हमको ध्यान रख के शेयर लेने बस। बिल्कुल आ रहा हूँ। उससे पहले इंडिया में तेजी की क्या वजह बनेगी? अगर यहाँ से अगर हमारे मार्केट बढ़िया होंगे, हमारे लिए आज आने वाले समय में नीलेश भाई क्या अच्छा होने वाला है? मैं मधु भाई और सुनील भाई ने जब करियर चालू की होगी तो इंडिया का मार्केट कैप था 300 बिलियन और GDP था 300 बिलियन, मोटा मोटा। पिछले साल 3 ट्रिलियन GDP हुई, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हुआ। तो 30 साल में मोटा मोटा 10 गुना बढ़त हुई। आने वाले 30 सालों में क्या 3 ट्रिलियन की 30 ट्रिलियन हो सकती है ना? पिछले 30 सालों में कोविड भी आ गया, हमने रिफॉर्म्स भी उतनी तेज़ी से नहीं किए, अब तो वो भी सब हो गया। तो हो सकता है कि ये जर्नी 3 से 30 ट्रिलियन डॉलर की 30 साल के अंदर भी कर पाए। बाकी कौन सी देश में आपको ये जर्नी दिखेगी? 2014 में हम दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, आज 5वीं हो गए। IMF कहता है 2028 में आप 30वीं होंगे, तीसरी होंगे। हमें लगता है वो शायद 2030 में होना वाला था, बट शायद जर्मनी और जापान ज़्यादा गिर रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो जर्नी है 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डॉलर की, और उसमें आप एंटरप्रेन्योर लगा दें, जैसे मधु भाई ने बताया कि 200 ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इस खराब माहौल में भी 20% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो एक तो राइजिंग टाइड है और उसमें कुछ बोट ऐसी है जो और ऊपर चलेगी। यहाँ पे तो निवेश करके आप भूल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो बात तो ये कि माहौल इतना बढ़िया है, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सब ग्रोथ करेंगे, लेकिन फिर ऐसे में जब ग्रोथ पूरी हो रही है, क्या फोकस इंडिया पर, इंडिया की स्टोरी पर, इंडिया की थीम्स पर ही रखना चाहिए सुनील जी? सी, इंडिया में ना अच्छा चीज़ क्या है ना, टू सम एक्सटेंट इंडिया इज़ लाइक अमेरिका, एंटरप्रेन्योर ड्रिवन है यहाँ पे। यहाँ पे 2 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी मिला के 50-60-70% इंडेक्स का नहीं है। रशिया खाली ऑयल एंड गैस हुआ करता था, ब्राज़ील खाली कमोडिटी है, चाइना में प्राइवेट कंपनी भी अभी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ही है, क्योंकि वो जैक मा की भी कंपनी ही सॉर्ट ऑफ नेशनलाइज ही हो गई है। इंडिया में वी हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आप देखिए अभी जो नए इशू आ रहे हैं, क्या एंटरप्रेन्योर में ड्राइव है, क्या क्या बिजनेस क्रिएट कर दिए हैं, जो सोच नहीं सकते थे ऐसे ऐसे बिजनेस क्रिएट हो गए। तो इंडिया में बेनिफिट क्या है, एक डेमोक्रेसी है, जिसका बेनिफिट अभी पता चला लोगों को, समझ में आ रहा है। जो हुआ है दुनिया में चाइना को लेके या रशिया को लेके, उसका डेमोक्रेसी का फर्क, डेमोग्राफिक्स है, वी आर द यंगेस्ट इकोनॉमी, उसका बेनिफिट होता है बिकॉज कंजम्पशन उससे होता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल, आज इंडिया में जो डिजिटल के वजह से जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट इज़ फिनोमिनल। आज ये डीमैट अकाउंट भी खुले हैं डिजिटल के वजह से खुले हैं।
आप घर पे बैठे बैठे 15 सेकंड में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, आपको पेपरबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है 2 सेकंड में पैसा ट्रांसफर होता है फ्री में। आप कोई भी देश में करके बताइए, ये कोई भी देश में इंक्लूडिंग यूएस होता ही नहीं है जितना आसानी से आपको इधर ट्रांसफर होता था। आई थिंक इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे देयर। और अभी जो फोकस है कि भाई दुनिया में चाइना के अगेंस्ट में लोगों को थोड़ा सा डर है कि भाई अगर हमको जैसे कोविड के टाइम पे सोर्सिंग नहीं हुआ, कभी ताइवान का कुछ हो गया तो हमें सेमीकंडक्टर नहीं मिलेंगे, तो आई थिंक दिस चाइना +1 जो टर्म है वो एक्चुअली वर्क हो रहा है कि थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है और इंडिया में भी वो प्रोत्साहन मिल रहा है। Correct. आज एप्पल आईफोन में यूएस में था, एक पैनल पे था, मेरे साथ में एक अमेरिकन था, उसने पैनल पे दिखाया कि ये आईफोन 14 मैंने खरीदा, ये मेड इन इंडिया है, ये मेड इन चाइना नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि निकल भी गया ऑलरेडी। 25% आईफोन 14 इंडिया में मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए। इंडिया फ्रॉम एन इम्पोर्टर ऑफ मोबाइल फोन विल बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल फोन। तो आई थिंक ये छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये सब मिलके एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़। और आप पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए सर, कोई भी कंट्री ग्रोथ होती है ना, कोई भी कंट्री में 25-30 साल तक चलती है। जापान में हुआ 30 साल तक चली, कोरिया में हुआ 30 साल तक चली, चाइना में 25-30 साल से चल रही, इंडिया में तो 10 ही साल हुए, हमें तो 20 साल और आगे चलना है। तो आई थिंक ये 3 का 6 या 9 या 10 जैसे नीलेश भाई ने कहा, टाइम 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है आपके बुलिशनेस या बेरिशनेस पे, बट पहुंचने वाले हैं कि नहीं वो तो पक्का है। दिल्ली तो पहुंचेंगे, कितना आप फ्लाइट से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, रोड से जाते हो, आप कनेक्ट करना। ठीक बात है, लेकिन जी सुनील भाई की बात पे जी। कहना चाहूँगा कि हम तो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, बट अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लीजिए, अमूल। वो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, 61,000 करोड़ का टर्नओवर है। एब्सोल्युटली। उनके इस साल के एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने 25 साल का विजन रखा है। बोलता है हमें दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी बनना है वाओ। और 18 लाख करोड़ का टर्नओवर करना है। ये तो फार्मर ओन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें इंडिया के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं जाते, रूरल बैकग्राउंड से लोगों को लेते हैं, और वो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी की सफ़र 25 साल में तय करेगी। पहले कोई ऐसा बोलता तो हमें लगता है कि ये लंबी फेंक रहा है, बट ये तो अमूल बोल रहा है। एब्सोल्युटली। जिसने भारत जो मिल्क इंपोर्टर था उसमें से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। 70 के दशक में अनिल भाई हम यूरोप के मिल्क प्रोडक्शन से 1/8 प्रोड्यूस करते पाउडर आता था वहाँ से, मिल्क पाउडर अमेरिका पाउडर से, आता था। डेनमार्क से, कहाँ से। आज हम यूरोप से 1.5 गुना ज़्यादा मिल्क बना रहे हैं कर्टसी अमूल। अब ये अमूल कहता है कि मैं 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनूंगा, तो यही स्टोरी पूरे भारत की है। ये है स्टोरी, है दमदार है। अच्छा समीर सर बताएं फिर हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पैसा लगाना है? जहां भी लगाइए पैसे तो मोस्टली बन जाते हैं, लेकिन आउट परफॉर्म करने के लिए ढूंढना होता है, ये है काम। ठीक बात है। तो आउट परफॉर्म के लिए हम तो खाली 3 सेक्टर्स में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं, विच इज फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर और आईटी, या आईटी फार्मा ले लें। तो इसी में हमारा 90% ऑफ द मनी रहा है, और यही थीम मुझे लगता है कि इंडिया की नहीं, अगर आप आज यूएस की थीम पूछे आज, ये 3 थीम्स निकलेंगी। बाकी थीम्स कभी ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट होती हैं, बट मोस्टली अगर आप फोर्ब्स लिस्ट के बिलियनर्स की लिस्ट देखें कि वो कहाँ मतलब जो वेल्थ उन्होंने क्रिएट की है, कौन से सेक्टर से क्रिएट हुई है, उनमें भी आपको यही 3 थीम्स मिलेंगी। तो यही 3 थीम्स में मोस्टली हमारा होता है। मधु भाई? Yeah, before that, Anil bhai, मैं एक I don't want to spoil the Diwali function, but we are all very bullish in the long run. कहीं दर्शक ये ना बोल रहे ये सब तेजी में आ गए, अब कल के कल लिवरेज जाके पूरा पैसा लगा देने का है। तो वी मस्ट हैव दिस वर्ड ऑफ कॉशन। खुद का ही लगाए, दूसरे का पैसा न लगाए। एक तो खुद का लगाओ, और दूसरा ये मान के चलो कि ग्लोबली अभी जो माहौल है ना, महीना 2 महीना 4 महीना में कुछ भी हो सकता है ना। अपनी भी करेंसी अभी जो 74 थी, करीब 83 पे आ गई, करीब $100 बिलियन नेट इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज में जा चुका है, राइट। एंड अपना काफ़ी सेंसिटिव है
टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वी आर इन अ वे शॉर्ट टर्म में वी आर नॉट इम्यून. लेट्स नॉट फूल अवर सेल्व्स कि से इंडिया एकदम आइसोलेटेड हो गया है, दुनिया में कुछ भी होगा, हम बाजार भले हो सकता है महीना 2 महीना 4 महीना बाद रिएक्ट करें, बट वी आर स्टिल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. सो वी शुड कीप दैट. ग्लोबल रिस्क रहेगी, ग्लोबल रिस्क रहेगी और पीपल मस्ट हैव दैट एपिटाइट. ये नहीं है कि बाजार नहीं घटे तो घट नहीं सकते हैं, तो अभी कभी घट भी सकते हैं. Correct. पर वो तो यू नो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर नहीं, ठीक बात दैट है। इट इज कम्युनिकेटेड. हाँ। अभी क्या लेना है अनिल भाई, समीर भाई ने तो मैक्रो 10 साल का थीम दे दिया एंड आई कांट एग्री मोर. पर इस वक्त मैं फाइनेंशियल्स में बहुत बुलिश हूँ. अच्छा। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी सफाई हुई है. आपको नंबर देता हूँ, आपके पहले प्रोग्राम में पहले भी दिया होगा. 17 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ है बिटवीन 2015 एंड 2022, which is roughly 20% of the average banking sector book, which includes your housing loan, which includes working capital loan, capex loan, everything put together. मैंने बड़ी मेहनत करी अनिल भाई. ये सोचें कि दुनिया में इतना बड़ा क्लीन अप कोई भी कंट्री में हुआ है क्या बैंकिंग सेक्टर में, ऑफ द साइज ऑफ इंडिया कोई कंट्री में नहीं हुआ है. मैं बोलता हूँ अगर चाइना सिमिलर क्लीन अप करेगा ना तो few trillion dollars would have to be provided. ओके. few trillion dollars I'm telling you, not billions. तो इतना बड़ा हमारा क्लीन अप होने के बाद अब जो यहाँ से तेजी आएगी ना, प्लस जो मैं बोल रहा था आपको, मेरे को तो बारोवर के बिहेवियर में डिस्टिंक्ट चेंज लगता है सर. कोई भी कॉर्पोरेट को मिलो लोन लेने को, अब उनको डर लगता है. हाँ, चुकाना है. उनको लगता है चुकाना भाई, जेल जाना पड़ेगा नहीं हाँ, तो. सही बहुत बात. बहुत केयरफुली पहले लोन सैंक्शन होता था तो मिठाई बांटते थे. हाँ, अब सबसे पहले गाड़ी आती थी. अब ना सबसे पहले सबसे महंगी वाली गाड़ी लाते अब थे. किसी को ज्यादा वैसा लेना नहीं है. मुझे लगता है इस टाइप का क्लीन अप इंडिया में दिखेगा नहीं. तो अब यहाँ से अगर लोन ग्रोथ आती है, कैपेक्स बढ़ रहा है, लोगों को पैसा लगाना है, तो फाइनेंशियल सेक्टर इज देयर. सेकंड, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन द हेल्थ केयर साइड, मोर ऑन द फार्मा कंपनी. मुझे लगता है काफ़ी 18 महीने में यहाँ पे काफ़ी 50% की गिरावट आई है चुनिंदा शेयरों में. कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कि आपका यूएस एफडीए का अप्रूवल नहीं आ रहा था कोविड की वजह से, थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर था बाहर की दुनिया में. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी बढ़े हुए थे, लोग कोरोना के चलते दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं करा रहे थे. तो वो सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर कंपनीज, स्पेसिफिकली फार्मा कंपनीज, आर गुड वेल पोजिशन. एंड थर्ड बास्केट वेयर आई वुड लुक इट डेफिनेटली चाइना +1. ये अंडर बाय मैन्युफैक्चरिंग में ना शेयर महंगे हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. वहाँ पे शेयर काफ़ी महंगे हो चुके हैं, पर वो थीम पक्की है. अभी ये इस बार ये नहीं है. आप अभी मैं केमिकल के बहुत बड़े व्यापारी से बात कर रहा था, वो बोले पहले ये होता था कि आप कोट करो कोई इंटरनेशनल कंपनी को, आप $10 का भाव बोलते थे, वो बोलता चाइना में 8 में मिलता है. अब वो ये बोल रहे हैं आप 11 ले लो पर आप बना के दो. चाइना से नहीं लेना. अब हमको चाइना के साथ आप भी चाहिए. हम पूरा चाइना को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ तो 1000% तेजी हो जाएगी. वो तो हो नहीं सकता है. बट मैं बोल रहा हूँ इंक्रीमेंटल बेसिस पे भी होगा ना, तो वो 20 से 25% भी डिमांड आ गई. हाँ, 20-25% बहुत बड़ा नंबर हो गया अनिल भाई. मैं तो बोलता हूँ इंक्रीमेंटल दुनिया में जो ग्रोथ है ना, वही सिर्फ इंडिया में शिफ्ट हो जाए. फॉरगेट रिप्लेसमेंट. करेक्ट. दैट इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज नंबर. सो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी थीम है. तो ये 3 सेक्टर्स हैं. नीलेश भाई, जैसे मधु भाई ने कहा, वैसे अच्छी गवर्नेंस हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, उस प्रकार की कंपनी में निवेश करिए. धीरे धीरे करके मार्केट में दिख रहा है कि जो सोना है वो सोने के भाव पे जाता है और जो पित्तल है वो पित्तल के भाव पे जाता है. पित्तल के ऊपर कलर करके आप सोने के भाव में पहले बेच सकते थे, अब नहीं बेच सकते. तो भले महंगा लगे चीज़, लेकिन अच्छे मैनेजमेंट से जो चलती हुई कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल जिनका है, उसमें निवेश करिए. अगर गवर्नेंस में गलती कर दी, एनवायरमेंटल साइड पे आपने चोरी कर दी, तो जो पनिशमेंट आएगा मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होगा. तो बेहतर है कि आप अच्छी कंपनी में, अच्छे मैनेजमेंट में, क्वालिटी के साथ रहिए. ठीक बात है. सुनील जी, आई थिंक मोटा मोटी तो मधु ने कहा, समीर भाई ने जो सेक्टर्स कहा वो सब ठीक ही हैं, उसमें मानी कोई किंतु परंतु है ही नहीं. आई थिंक आईटी, आई वुड से दैट अगेन इज अ डिसेंट सेक्टर जिसमें गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है. वॉल्यूम ग्रोथ
7% आएगा या 15% आएगा, लेकिन ग्रोथ आती है। टेलविंड है करेंसी की, और ये कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट 100% जितना कमाती है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इन फ्यूचर ऐसा नहीं लग रहा है कि बाजार आपको 30% CAGR देगा। यू हैव टू रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन। तो उस नज़रअंदाज से बहुत ही अच्छा सेक्टर है। आई वुड एग्री विद मधु ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द फार्मा साइड। फार्मा इन पर्टिकुलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दो फार्मा में भी जो कंपनियां हैं उसमें कभी कभी US FDA के शॉक आ जाते हैं, तो यू हैव टू बेयर द नियर टर्म वॉलेटिलिटी, बट आई थिंक ग्रेट सेक्टर। आई थिंक वन थिंग विच वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये 3 ट्रिलियन की $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी या 60 ट्रिलियन होगी, तो दुनिया में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें बड़ा स्विंग आता है? तो आई थिंक ये डिजिटल इज़ अ बैड नेम नाउ, बट डिजिटल हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। करेक्ट। आप सुबह से शाम तक सबसे पहले फ़ोन उठाते हो और सबसे एंड तक फ़ोन पे ही रहते हो, और सब काम आपका फ़ोन पे होता है। सही बात है। आप जूम कॉल कर लो, पढ़ाई कर लो, ऑर्डर कर दो, शॉपिंग कर लो, एंटरटेनमेंट देख लो। तो आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना दिस थीम वुड बी वेरी वेरी पावरफुल, और उसमें काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं, नई कंपनियां आ रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत सस्ते हो गए, अभी भी बहुत महंगे हैं शेयर, बट इसको छोड़ना नहीं चाहिए थीम को। आई थिंक दिस थीम शुड बी डेफिनेटली लुक्ड एट। एक क्विक आपसे चारों से मेरा वो रिएक्शन चाहिए कि इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड और रियल एस्टेट अब से लेकर अगली दिवाली तक किस क्रम में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बन सकता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नीलेश भाई। इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड और रियल एस्टेट। अनिल भाई, इस बार सब में डिफरेंस बहुत कम रह जाएगा। ओके, फोटो फिनिश है। फोटो फिनिश है। तो मेरे हिसाब से आप अपने असेट अलोकेशन पे ध्यान दीजिए। ब्याज की दर बढ़ी है तो फिक्स्ड इनकम भी बुरा नहीं है। सोने में भी इतनी करेक्शन आई है तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट में भी तेजी दिख रही है, धड़ल्ले से माल बिक रहा है, और इक्विटी भी अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से इस बार 1 2 3 4 करने की जगह पे चारों घोड़े पे सवार रही। क्या बात है, वाह। मधु सर? हम तो एक कोटी वाले हैं भाई। पूरे के पूरे। कभी जिंदगी में कोई गोल्ड में खरीदा नहीं, कभी फिक्स्ड इनकम में। बट आई वुड फॉर ए एवरेज इन्वेस्टर आई वुड एग्री विथ नीलेश भाई दैट यू हैव टू हैव ए एसेट एलोकेशन, बट आई वुड स्टिल बेट दैट सेलेक्ट इक्विटी स्टॉक्स इफ केयरफुली चोजन will do better than other asset classes even in this year. ढंग के शेयर कर लिए तो। हाँ सुनील सर? नहीं, बहुत क्लियरली आई थिंक इक्विटी विल डू द बेस्ट। दो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई इक्विटी में 30 बनेगा और बाकी जगह 5 बनेगा, बट इक्विटी विल बी बेटर देन अदर्स। आई थिंक रियल एस्टेट में बड़ी तेजी हो गई है। रियल एस्टेट इज अ सेक्टर विच इज मोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इंटरेस्ट रेट। गोल्ड नॉर्मली डज वेल व्हेन द वर्ल्ड इज कंसर्न कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। इस टाइम बहुत अनोखा हुआ है, वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम है और गोल्ड भी गिरते जा रहा है। तो आई थिंक द लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री ऑफ गोल्ड लगता है कि वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से है ना, ये एसेट क्लास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, दैट इज एटलीस्ट व्हाट वी कैन सी। नहीं तो अगर दुनिया में अगर कंसर्न आए और गोल्ड का भाव $100-200 नहीं बढ़े, उसके बदले घट जावे, देन देयर इज समथिंग व्हिच इज स्ट्रक्चरली रॉन्ग। करेक्ट। फिक्स्ड इनकम आई थिंक एक बार पूरा बढ़ जाने दो, उसके बाद में करिए। अभी भी मार्क टू मार्केट हर महीने लग रहा है ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड। और फिक्स्ड इनकम में मुझे लगता है अगर यूएस में 5-5.5% की रेट हो जाएगी तो इट वुड मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन यूएस फिक्स्ड इनकम एंड लॉक एट 5.5% इन डॉलर टर्म्स, बिकॉज ऑन एन एवरेज 3% हर साल डिप्रिशिएट तो रुपी होता ही है। आई डोंट थिंक एनी बैंक इज गोइंग टू गिव यू 8.5% एफडी रिटर्न ईयर। ठीक बात है। समीर सर, आप कैसे देखते हैं सारी एसेट क्लासेस को? इसमें नहीं सोचना होता जी, इक्विटीज ही है। आप थोड़ा लंबा पीरियड देखें और प्रॉपर्टी से कैसे कंपेयर करें, क्योंकि कोई कहता है हम तो लैंड ले ली, लैंड में शायद पैसे बन जाते हैं ज्यादा, वरना तो इतना डेटा है, इतने सालों का डेटा है, इतनी कंट्रीज का डेटा है। इक्विटी सबको बीट करता है ओवर टाइम, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट अगर 1 साल का करें तो कभी हो सकता है कि दूसरी एसेट ज्यादा बढ़ जाए। बट बिग पिक्चर है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को जिनकी अच्छी जॉब्स हैं, जिनकी हाई विजिबिलिटी है, उनको 70-80% तक इक्विटी में जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको हर महीने नए पैसे मिलने हैं इन्वेस्ट करने के, किस बात के लिए आपको जी मेरे को 40% इसमें रखने हैं, 20% उसमें रखने, जरूरत ही नहीं है। व्हेन यू कैन सी विजिबली, खाली इंडिया नहीं, इसके लिए तो मेरे को अलग से कितना मर्जी डेटा लो, जितने मर्जी कंट्रीज का लीजिए। इक्विटी का मुकाबला नहीं है, लेकिन वो क्योंकि इवनली रिटर्न्स नहीं आते,
हर साल नहीं आते, उसी को बस। खाली झेलना होता है, बस ये समझने की बात है। Right. वरना कोई आदमी कुछ और करे ही ना लाइफ में। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट। और आपने एकदम सही समझ किया कि हर साल बने ना बने पैसा, लंबे समय में तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा बनेगा ही। और यही था आपके लिए इस साल दिवाली पर मार्केट आउटलुक। समीर सर, मधु सर, नीलेश भाई और सुनील जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाली की इस खास पेशकश में हमारा साथ देने के लिए। और एक बार फिर से आप सबको, आपकी सारी टीम परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।